हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी रूप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि खास करें जीएस पोर्शन से, जिसमें आती है आपकी मूल विधि, संविधान, इन दोनों का बहुत मेजर रोल होता है, और सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये मान के चलिए 50% कवर कर देता है आपका मूल विधि और संविधान। अगर आपकी पॉलिटी और मूल विधि अच्छी है तो आपका ये जो 40 नंबर का जो पोर्शन है जीएस का, उसमें से 20 मार्क्स तो आपके यहाँ से 20 से ज्यादा इवन स्कोर कर देगा। 60% करीब मूल विधि और संविधान एक साथ आ जाता है। फिर सामान्य ज्ञान में सारी चीजें आ जाती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा पूछी जा रही है, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सेट से। ठीक है, तो हम लोग अभी तक कल की क्लास में क्या देखे थे, हमने 14 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1 हम लोग ने कंप्लीट कर दी है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 14 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 2, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 1। करीब 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल के इसमें देखेंगे। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, एक एक मिनट में स्किप मत किया करें। आप लोग क्या करते हैं हमें ये नहीं समझ में आता, इतना जल्दी जजमेंटल कैसे हो जाते हैं कि कैसा कोई टीचर है या कुछ। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, क्या कंटेंट मिल रहा है, नया चैनल है या व्यूज कम है, आप ये सब मत देखिए, आप कंटेंट देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसको पूरा देखिए। और हम आपसे ये वादा करते हैं, पहली बात तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आप एक बार वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाने वाली ऐसे क्वेश्चन है ना। मतलब आप जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी कमजोर है तो आप 15 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कितने टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई में। बिल्कुल इसको पीसीएस और एएस से कम मत समझिएगा, यूपीएसआई का जो जीएस पोर्शन का जो पेपर है। ठीक है, और अगर आप सीरियस कैंडिडेट है यूपीएसआई के, तो रियलिटी आपको बता रहे हैं, उसको बहुत ही मन से देखिए। हम जो एक्सप्लेनेशन ला रहे हैं बहुत ढूंढ कर ला रहे हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद से आपको हम क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लिटरली हम बोल रहे हैं आपसे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इतना भी डरने वाली बात नहीं, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप यूपीएसआई को हल्के में मत लीजिए, बस हमारा ये कहना है आपसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, अक्टूबर में आपका पेपर होना है, मोटिवेशन से बने रहिए। बस इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। देखिए, 41 नंबर का क्वेश्चन का मतलब ये है, 1 से 40 तक आती है आपकी हिंदी, 41 से लेकर 80 तक आती है आपकी जीएस। तो ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये किसकी चल रही है, जीएस की सीरीज चल रही है। हिंदी की सीरीज भी हम लोग शुरू कर देंगे। आप कमेंट बताइए अगर आप इसी तरह की हिंदी की सीरीज चाहते हैं, तो हम ये जो 1 से 40 नंबर क्वेश्चन जो अभी छोड़ रहे हैं उनको भी कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो विंस्टन चर्चिल, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन। विंस्टन चर्चिल कौन थे? पहली बात तो इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएसआई के रियली सीरियस कैंडिडेट हैं। विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। यानी कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। बहुत सारे स्टेटमेंट दे रहे थे भारत के खिलाफ, और भारत को जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में घसीटने की कोशिश की जा रही थी। तो विंस्टन चर्चिल काफी फेमस नाम है, मतलब काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम है। ठीक है, नाम में भी लिखा है चर्चिल। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, आपको पता है 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली है, और भारत तो उस समय अंग्रेज के कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में था। तो जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में घसीटने की कोशिश की जा रही थी विंस्टन चर्चिल के द्वारा भारत को। तो उस समय 1941 की बात है, एक घोषणा पत्र आता है, तो वही पूछा जा रहा है कि भारत पर लागू नहीं किया गया था। पहली बात तो इसको 2-3 तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र पता चल रहा है विंस्टन का है ही नहीं है। बेस्ट घोषणा पत्र ये भी विंस्टन चर्चिल का नहीं है। पोंगन घोषणा पत्र ये भी विंस्टन चर्चिल द्वारा नहीं है। सिर्फ एक है जिसमें नाम नहीं मेंशन है, अटलांटिक घोषणा पत्र। इसको एक्चुअली किया गया था, आपको पता है 2 लोग ने मिलकर किया था। एक तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, और दूसरा कौन थे? यूएसए यानी कि अमेरिका के जो समय के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। क्या नाम था? रूजवेल्ट उस समय के थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी उस समय रूजवेल्ट थे, और ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल। ये दोनों लोग ने एक कंबाइन एक अनाउंसमेंट की थी, डिक्लेरेशन किया था। उसमें ये बोला था एक्चुअली इनको करना क्या था, उस समय जर्मनी से जीतना था, हिटलर था, तो इनको मिलकर जर्मनी को हराना था। और उसके बदले इन्होंने क्या कहा था कि जो अन्य जो देश हैं, अगर हम जीतते हैं तो उनको थोड़ी स्वायत्ता प्रदान करेंगे, उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा, ऐसी कुछ घोषणाएं आई थी। तो इसको लेकिन भारत पर लागू नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि भारत को ब्रिटेन उस समय अपना अंग मानता था, भारत को एक स्वतंत्र देश मानता ही नहीं था, तो भारत पर यह लागू नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अटलांटिक घोषणा पत्र इसको बोला जाता है। दूसरा विंस्टन चर्चिल का अनाउंसमेंट भी बोला जाता है। तीसरा यूएसए का रूजवेल्ट का डिक्लेरेशन, ये दोनों कंबाइन एक डिक्लेरेशन आया था, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक घोषणा
घोषणा पत्र। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इनको वर्ल्ड वार जीतनी थी एनी हाउ, इस वजह से ये लाया गया था, बस आप इस तरह समझ सकते हैं। और जर्मनी के जो हिटलर था उसको हराना था, उसके बदले इन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हमने बोला ना बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। हम ज्यादातर इसको बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, बहुत ही डीप लेवल और बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। क्यों? पढ़िए क्वेश्चन। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए बंदरगाह ये सब बात आ रही तो आपको लग रहा होगा ज्योग्राफी का, लेकिन आपको बता दें ये एक्चुअली है मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। पहले जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा जब हमारे पुर्तगाली आए थे, या उसके पहले बात कर ली जो ट्रेड होती थी मसालों की, हम लोग किस चीज की ट्रेड कर रहे थे? मसालों की ट्रेड कर। इसी खोजबीन में वास्को डी गामा भारत आ गया था, भारत से समुद्री मार्ग की खोज कर दी थी उसने, ठीक है। तो उसी में एक बंदरगाह था मुजिरिस, जो आज के समय केरल पे है। मालाबार कोस्ट का नाम आपने सुना होगा, ये मालाबार घाट पर पड़ता है। मालाबार घाट पर एक ये बंदरगाह स्थित है। मुजिरिस जिसका पहले नाम हुआ करता था, वहां से यहाँ ट्रेड हुआ करता था यूरोप में। इंडिया का पोर्शन अगर बना दे केरल में, तो यहाँ से यूरोप का जो रास्ता था और जो मिस्र वगैरह जाते थे हम, मतलब मसालों को ट्रेड करते थे, वो इसी बंदरगाह से होता था, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको बोला ये कहाँ का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा बेटर क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी का भी है, अगर आप लोकेशन वाइज देख लें कि ये कहाँ पर पड़ता है, तो केरल पर पड़ता है, केरल राज्य में अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? हिंदी में पूछ लिया है तो बहुत ही ज्यादा इजी। साक मतलब क्या होता है? साग सब्जियां जिसको बोलते हैं। साकीय विज्ञान किससे संबंधित होता है? सब्जियों से संबंधित होता है। लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में पूछ लेता ना, कई बार आपके पास इंग्लिश में बिल्कुल मतलब होता नहीं, प्रोनाउंसिएशन लिख दिया जाता है। जैसे अगर इसको हम लिख देते हैं ओरेलिकल्चर, ओरेलिकल्चर, तो शायद अब आपको कठिन हो जाता कि ओरेलिकल्चर किससे संबंधित है। इंग्लिश में तो भाई इसकी स्पेलिंग ही लिख के आएगी, लेकिन कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओरेलिकल्चर किससे संबंधित है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन में ना आप ये भी याद रखा करिए इंग्लिश इसकी क्या होती है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित होता है? सब्जियों से संबंधित होता है। ओरेलिकल्चर हिंदी में इसको बोलते हैं साकीय विज्ञान। हिंदी की वजह से बहुत ही ज्यादा इजी हो गया ये क्वेश्चन। शाक, जैसे नाम पता चला, शाक यानी सब्जियों से रिलेटेड बात की जा रही है, सब्जियों से संबंधित होता है साकीय विज्ञान या ओरेलिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? 2017 के यूपीएसआई में जितने भी 27 सेट हुए हैं, और आज हम लोग कितना 8वां सेट देख रहे हैं, 7 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 27 सेट हम लोग को देखने हैं 2017 के, ठीक है। तो अभी तक के हर सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब यातायात संकेत का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। 8वां सेट देख रहे हैं, यानी कि हमारा 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो बहुत इजी आता था, अब थोड़ा टफ आ रहा है, जैसे कि इसको भी आप लोग बहुत कम देखेंगे इस यातायात संकेत को। देखिए इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो सड़क है ना, उसमें आगे ढाल आने वाली, इस तरह कई बार सड़क होती है ना, काफी एक बार वहां दबी हुई होती है तो ढाल आ जाती है, तो इसको बोलते हैं ढाल आने वाली, या स्टीप भी इसको कई बार बोला जाता है, या इसको हिंदी में बोला जाए तो सड़क नीचे की ओर जाने वाली है, सड़क नीचे जाती है, ये इसका मतलब होता है, इस यातायात संकेत का मतलब होता है, ठीक है। ये भी आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेगा, नॉर्मल सपाटी इलाकों में नहीं मिलेगा, और ये मोस्टली पहाड़ों में और खासकर विदेशों में ज्यादा यूज होता है, हम तो यूं कहेंगे, क्योंकि भारत में हमने इसको ज्यादा यूज होते हैं, हाईवेज में तो नहीं देखा, क्योंकि हाईवे तो हमारे प्लेन होते हैं नॉर्मल, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में कई बार स्टीप आ जाते हैं, बिल्कुल ढालदार रोड आ जाती है, तो उस वहां पर ये सब यूज किया जाता है। सड़क नीचे की ओर जा रही है या जाती है, इस संकेत का ये मतलब होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है। स्पीकर की बात कर रहा है या किसी भी सदन की बात कर लीजिए, जैसे आपको पता है लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसके पास पावर होती है कि जब मान लीजिए लोकसभा में मान लीजिए कि 400 लोग उपस्थित हैं, मान लेते हैं 400 लोग आए हुए हैं, और उसमें कोई मतदान चल रहा है, किसी बात पर डिस्कशन हो रहा है और वोटिंग हो रही, तो आधे आधे में लोग बढ़ गए, 200 लोग ने उसके पक्ष में दिया, 200 लोगों ने विपक्ष में दिया, तो अब यहाँ पर फंस गया मामला कि भाई कौन होगा। तो इस समय जो स्पीकर होता है उसके पास वोट डालने का अधिकार होता है, मतदान करने का अधिकार होता है, कि वो जिस पक्ष में दे देगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? विशेष मताधिकार, विशेषाधिकार प्रस्ताव, अधिमत या मतदान करना। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। एक क्वेश्चन इसका आंसर करने से पहले आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, ऐसे ही एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन एक मेरा ये है कि मान लीजिए हमने आपको बोलना है किसी भी अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब कोई भी ऐसी घटना हो गई, विशेष परिस्थिति आ गई, या आपातकाल, आप सिंपल सा बोल दीजिए, आपातकाल तक की हमने बात कर दी है, ऐसी स्थिति आ जाए, उस स्थिति में अगर राज्यसभा को भंग करना है, राज्यसभा को भंग करने की बात कर रहे हैं, तो किसके पास पावर होगी राज्यसभा को भंग करने की? ऑप्शन हम आपको देखते हैं,
राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन पार्लियामेंट यानी कि संसद आपकी, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री, या ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन। हमने क्या क्वेश्चन पूछा, किसी विशेष स्थिति में या आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा को भंग करना पड़ा तो कौन इसको भंग करेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद यानी कि पार्लियामेंट, या फिर प्रधानमंत्री, या पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये देखिए, राज्यसभा अपनी कभी भंग होती ही नहीं है, संविधान में ऐसा उल्लेख ही नहीं है राज्यसभा भंग होने का। आप गेस करोगे राष्ट्रपति के पास पावर होनी चाहिए या आपातकाल में संसद के पास, पार्लियामेंट के पास पावर, पार्लियामेंट तो हालांकि भंग हो जाती है पूरी की पूरी, लोकसभा तो वैसे ही स्थगित हो जाती है उस समय। ठीक है, तो राष्ट्रपति आप गेस कर सकते हो, बट आपको इस तरह गेस नहीं करना है, राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये सही जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है भाई। लोकसभा का स्पीकर जो है उसको एक मतदान, बस सिंपल क्या बोला जाता है, मतदान करना, मतदान एक वोटिंग राइट है उसके पास। ठीक है, कब वो वोट करेगा, जब दोनों लोग समान स्थिति में, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई बिल्कुल सेम वोट पड़ गया हो। ठीक है, तो इसको विशेषा मताधिकार, ऐसा डाउट करने की जरूरत नहीं, विशेषाधिकार प्रस्ताव ये भी, अधिमत, ये सब बेकार का है। सिंपल इसको बोला जाता है मतदान करना, सिंपल सा एक वर्ड है जो नॉर्मल यूज होता है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब आप लोग विशेषाधिकार मत बोल सकते हैं या विशेषाधिकार प्रस्ताव, ऐसा इसको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था, इसी वजह से हमने इस क्वेश्चन को कराया। मतलब जो कंफ्यूजिंग, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन कि मोस्टली हो सकता है कि गलत कर देते, खासकर जब आप पेपर में बैठे हैं, जो पेपर का प्रेशर होता है उस समय और गलती होने के चांसेस होती है। तो इसका क्या सही होगा, मतदान करना, सिंपल सा है, वोटिंग राइट होता है उसके पास। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि समान दोनों फेवर में सेम वोट पड़ गए, तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना जो वोट देगा, जिसको निर्णायक वोट बोला जाता है, वो जिस फेवर में वोट दे देगा वो जीत जाएगा। सिंपल सा इसका आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन यानी कि OECD द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। मतलब FDI वगैरह ज्यादातर किस उद्योग में, मतलब ज्यादा लोकप्रिय, फेमस नहीं है। तो देखिए आपको बता दें, ये भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। FDI की बात की जाए तो ये लोग मोस्टली, अगर बात कर लें तो ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते। एक सेकंड, क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ, ये लोग रियल एस्टेट पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हाँ, ये लोग करते हैं शेयर सेक्टर हो गया, बिजनेस हो गया, बिजनेस बढ़ाना, ये सब में ध्यान देते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में ध्यान नहीं देते। इसका 2-3 रीजन कह सकते हैं। पहली बात तो रियल एस्टेट ऐसी चीज है, अगर आप FDI यानी कोई फॉरेन कंपनी है, वो अगर बेवकूफ बनाना चाहे तो उसको कोई भी बना सकता है, ये सच्चाई है। मान लीजिए आप एक गांव की जमीन है और बहुत सारी जमीन है, और किसी इंडियन कंपनी ने FDI जो फॉरेन कंपनी है उसको ऐसा बोल दिया, उसने रिसर्च भी कर ली कि नहीं बहुत अच्छी जमीन है, बहुत महंगी जमीन है, लेकिन जमीन की देखिए कीमत बनाई जाती है, जमीन की कुछ कीमत नहीं होती भाई। अगर बात कर लें, एक ही जमीन है जहां आप रह रहे हो और इसके बगल में आगे एप्पल का शोरूम खुल गया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप यहां पर रह रहे हो, यहां पर एक कोई बीटेक का कॉलेज खुल गया तो भाई यहां पर की जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो FDI जो है ना, ये लोग जमीन पर पैसा ज्यादा लगाते नहीं, मतलब ज्यादा लोकप्रिय नहीं, मतलब लगाते हैं मत, ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जमीन की वैल्यू बनाई जाती, ना कि बनी बनाई कि भाई इसमें पैसा लगा दो कल इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसकी बनाई जाती है वैल्यू। वो लोग इस पर रिस्क कम लेते हैं, रियल एस्टेट पर ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, टेलीकॉम सेक्टर पर, व्यापार पर, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये सब पर ध्यान देते हैं। बट रियल एस्टेट पर FDI थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, FDI कहां पर इंटरेस्टेड कम होती है। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में है? भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां, देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉरी, ज्योग्राफी का इजी क्वेश्चन है देखा जाए, मतलब उतना टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। देखिए भूमध्य सागर मतलब कहां पर होता है, जो हमारे उष्ण कटिबंध होते हैं और जो शीतोष्ण सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़, आपको पता है बीच बीच में आ जाती है खांसी, रेगुलर तो नहीं आती बट बीच बीच में आ जाती है, अभी भी चल रही है, दवा कर रहे हैं, अभी भी रेगुलर चली रही है हमारी, तो इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, सॉरी इसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में है? तो देखिए ये गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। आपको पता है उष्ण कटिबंध होता है, एक उष्ण कटिबंध एक क्षेत्र होता है और उसके बीच में क्या पाया जाता है आपको, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है हमारा, जिसमें गर्म शीतोष्ण जो क्षेत्र होता है वहां पर हमारी ऐसी वन झाड़ियां पाई जाती है। ठीक है,
सिंपल सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। बाकी जो हम इसको अगले कभी दूसरे वीडियो में जब ज्योग्राफी की बात करेंगे डिटेल में, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा साहनी केस, देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि देखिए हमने आपको कुछ वाद याद कराए, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, कोहेलो केस हो गया, और मेनका गांधी केस हो गया, और MC मेहता कमेटी हो गई, MC मेहता केस हो गया। बहुत सारे हमने आपको रटाए हुए हैं पहले ही, मतलब समझाए, इनको डिटेल में समझाया है। उसी में से एक केस आता है इंदिरा साहनी केस। ये केस क्या था आपको पता है? एक मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन के बारे में भी हमने आपको जिक्र किया था एक बार। मंडल कमीशन बैठा था, तो उसमें ये बैठा था 1979, जब आपकी जनता दल की सरकार थी। 1979 जनता दल की सरकार थी। उस समय आया था कि जो सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाए, और आगे चलकर इसी को अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC बोल दिया गया था, और 27% का रिजर्वेशन मिल गया था OBC को। ये यहां पर डिस्कशन हुआ था 1979 में। लेकिन इसी की अगर जजमेंट की बात की जाए, ये इंदिरा साहनी एक तरह से इसी का जजमेंट बात था। मतलब 1979 से डिस्कशन शुरू हुआ था इस चीज का कि OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर 1992 की अगर बात कर ली जाए, तो इंदिरा साहनी जो निर्णय आया वो इसी का निर्णायक रूप था, आप कह सकते हैं इसी का फाइनल डिसीजन था, जिस पर क्या हुआ था कि OBC को रिजर्वेशन मिल गया था, ठीक है। तो ये था इंदिरा साहनी का एक चर्चित केस। याद रखिएगा, इंदिरा साहनी केस किससे रिलेटेड है? OBC के रिजर्वेशन से। 27% का रिजर्वेशन मिला था 1992 में, ठीक है। और ये मंडल कमीशन का ही आगे का एक पार्ट था, आप कह सकते हैं, ठीक, या निर्णायक जो वाद था वो था। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन है, इसने 40,000 से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का, गलत है, कोई रिहाई की बात नहीं है। सरकार ने माना कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए, ताकि कैदियों की बात नहीं की गई है। थर्ड है, अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर C, जैसा कि हमने बताया। OBC यानी जो पिछड़ा वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके सरकारी नौकरियों पर उनके आरक्षण और 27% आरक्षण की बात को स्वीकार किया गया था 1992 में। इसको मंडल कमीशन की भी कई बार बोल दिया जाता है OBC में, और इंदिरा साहनी केस भी बोल दिया था। हमने बता दिया क्यों बोला, क्योंकि शुरुआत हुई थी मंडल कमीशन से। मंडल बिहार के CM थे, मंडल नाम ही है उनका, बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार डिमांड रखी थी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, और आगे चल के इंदिरा साहनी केस जो हुआ था 1992 में, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संकेतों में कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? देखिए इसका तो सीधा सा आंसर है, क्योंकि बहुत ही अजीब से ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सब का आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल से एक बता दें, इसका आंसर होता है परिवेष्टन सूचक, ठीक है। क्या आंसर इसका? परिवेष्टन सूचक। इसका मतलब क्या होता है, आपको इसका वर्ड समझा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो एम्बियंट, इसकी इंग्लिश होती है एम्बियंट, ठीक है, एम्बियंट इंडिकेटर, यानी कि डायरेक्ट जो वैल्यू है उसको बताता है। मतलब अगर बात कर लिया, एम्बियंट प्रेशर होता है, एम्बियंट टेम्परेचर भी होता है हमारा, और हर चीज होता है अलग अलग, ठीक है। तो ये जो लंबी अवधि के रुझान है उसकी बात करता है, ना कि पूर्वानुमान करता है। संशोधित अनुमान सूचक, अनुमान लगा रहा है तो ये भी पूर्वानुमान की बात कर रहा है। प्रमुख संकेतक तो अलग अलग हर चीज के होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। संपाती सूचक क्या होता है? संपाती सूचक आपका इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। कई बार इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं और हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर, यहाँ पर भी पूर्वानुमान लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ कितनी रहेगी, हमारी GDP कितनी रहेगी, तो वो संपाती सूचक के अंतर्गत आता है। तो यानी ये भी अनुमान से रिलेटेड है, ऑप्शन बी भी अनुमान से रिलेटेड है। डी का कोई मतलब नहीं, प्रमुख संकेतक हर चीज के अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एम्बियंट यानी कि जो एक रियल डाटा दे रहा है, या यूं कहिए जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसका रुझान बता रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं परिवेष्टन सूचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नवंबर 2017 के दौरान भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे? देखिए 30 नवंबर 2017 को फिलहाल हटा दीजिए, क्योंकि ये तो भाई उस समय के करंट अफेयर की बात हो गई। अब आप बताइए, क्वेश्चन है 2021 में भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है, ठीक है। तो 30 नवंबर की बात अगर करेंगे तो सुनील लांबा जी थे, और 2021 की अगर आपको बात कर रहे हैं तो इस समय हमारे करमवीर सिंह, कौन है? करमवीर सिंह। इन्होंने 2019 में इनको रिप्लेस कर दिया है। 2017 से 2019 थे सुनील लांबा जी, 2019 से कौन बन गए? हमारे करमवीर सिंह बन गए भारत के नौसेना के प्रमुख, यानी कि जो पानी वाली नेवी जो होती है उसके प्रमुख कौन है इस समय? करमवीर सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? राज्यसभा की बात की जा रही है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक है,
राज्यसभा के सदस्य का वेतन वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो कि लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। तो बात की जाए जो राज्यसभा के सदस्य हैं, क्या सेम वेतन भत्ता और सैलरी सब कुछ वही मिलता है जो लोकसभा के सदस्य को मिलता है? बिल्कुल सही है भाई, राज्यसभा के सदस्यों या लोकसभा के, ये है तो हमारे सांसद ही ना, हमारे पार्लियामेंट का ही तो पार्ट है, पूरी सेम टू सेम रहती है। सारे वेतन भत्ते जो भी सुविधाएं हैं, सैलरी है, सारे लाभ सेम टू सेम होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 पूरी तरह सही है। स्टेटमेंट सेकंड है, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है भाई, राज्यसभा के सदस्य कहां से चुनकर आते हैं? जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहां के जो लोग होते हैं वही चुनकर भेजते हैं अपने आपस में मत, एकल हस्तांतरित मत के द्वारा। ठीक है, ये मेथड होती है, इसको भूल जाइए। फिलहाल आप इतना समझिए कि राज्य की विधानसभा के लोग ही तो उनको चुनते हैं, तो इसे भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम हस्तांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। हाँ, ये क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन? होता है क्या, मान लीजिए आपने संपत्ति, आप पैसा पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक जमीन का टुकड़ा लिया, ये जमीन है, आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये आपके नाम रजिस्टर नहीं हो रही, ये आपकी वाइफ के नाम हो गई, ये आपके भाई के नाम हो गई, आपके भाभी के नाम, मम्मी पापा, किसी के नाम आपने कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि भाई आप कुछ करना चाह रहे होगे, कुछ टैक्स की इनकम टैक्स बचाना चाह रहे होगे, उसको दिखाना नहीं चाह रहे होगे अपने नाम पर। ठीक है, तो इस वजह से कई बार किया जाता है। तो ऐसी संपत्ति को हम बोलते हैं बेनामी संपत्ति। ठीक है, किसी दूसरे के नाम करे, पेमेंट तो आप करोगे लेकिन दूसरे के नाम वो करा देते हैं। कई बार ऐसा होता है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है। और कोई भी सरकारी होगा वो सारा कुछ किसके नाम करता है? अपने वाइफ के नाम करता है। उसी को बोला जाता है बेनामी लेन देन या बेनामी संपत्ति। ठीक है, तो इसको बेनामी लेन देन बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघ सूची का एक हिस्सा है? मद काट दीजिए, मद का क्या मतलब पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघ सूची का हिस्सा है? देखिए, प्रकाश स्तंभ दूर से दिख गया, बहुत ही इजी। जब हम आपको अगर अच्छा प्रकाश स्तंभ क्यों हमने डायरेक्ट बता दिया, आज हमने डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये ऐसा है ना, प्रकाश स्तंभ ये आपको मतलब संघ सूची के जब आप पढ़ रहे होंगे, जैसा कि संघ सूची के अंतर्गत 100 सब्जेक्ट हैं, इस समय पहले 97 थे, तो टॉप के अगर आप 15 पढ़ेंगे ना तो प्रकाश स्तंभ आपको उसमें दिख जाएगा। मतलब प्रकाश स्तंभ तो मतलब ऐसे ही सबको रटा होता है कि ये संघ सूची सब्जेक्ट होता क्या है। प्रकाश स्तंभ आपको बता दें, देखिए जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर समुद्र है, वहां पर क्या होता है, प्रकाश स्तंभ एक लाइट हाउस होता है। मतलब एक सिंपल सा एक बहुत बड़ा सा एक टावर है, ऊपर खूब बेहतरीन बहुत ही पावरफुल लाइट लगी होती है जो कि पानी पर आपको लाइट डालती है। ठीक है, इसका 2 काम होता है। पहले तो जो अपने जहाज है उनको थोड़ा सा रास्ता भी दिख जाता है कि वो चट्टानों से ना भिड़ जाए। दूसरा ये भी होता है कि बाहर से तो कोई जहाज नहीं आ रहा रात में। ठीक है, तो ये दोनों काम होते हैं प्रकाश स्तंभ के। ये चाहे जिस स्टेट में हो, ये है किसका, ये आएगा सेंटर के अंतर्गत आएगा, संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, देखिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये आपका समवर्ती सूची सब्जेक्ट हो गया, यानी कि राज्य का भी सब्जेक्ट है और संघ का भी सब्जेक्ट है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये भी समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। आर्थिक और सामाजिक योजना ये भी समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। समवर्ती सूची में इस समय टोटल है हमारे पास 52 सब्जेक्ट। 52 सब्जेक्ट, पहले होते थे 47 सब्जेक्ट। इस चीज को हमने कई बार आपसे जिक्र किया है। 47 से हो गए 52 और संघ के हो गए 97 से 100। और अगर राज्य सूची की बात कर ली जाए तो उनके सब्जेक्ट में कमी आई है, पहले थे 66 और अब हो गए हैं 61। इस चीज को हमने बहुत बार जिक्र किया है। शेड्यूल 7 पर आता है हमारी ये लिस्ट सारी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारा कहाँ आता है? शेड्यूल 7 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल की बात कर लेंगे तो आर्टिकल 256 से लेकर 258 के बीच ये सारी चीज डिस्कस की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आई होप आपको ये रट गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे? देखिए कल भी हमने जिक्र किया था कि 420 धारा आप सबको पता है। 420 का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी। जब कोई धोखाधड़ी करता है, छल करता है, तो उसके ऊपर लगाई जाती है 420 की धारा या 420 जिसको बोलते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया 420 लिखकर। यहाँ पर 415 से 419 बोल देता ना तो शायद टफ हो जाता है ये क्वेश्चन, बट इन्होंने 420 लिख लिया। 415, 16, 17, 18 आपको नहीं भी पता है तो 420 आपको पता है किस चीज की होती है? धोखाधड़ी की धारा होती है। अच्छा, इसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे 416 में क्या डिफाइन किया गया है कि छल क्या होता है, मतलब किस किस तरह के छल को लाया जाएगा। फिर 417 में एक्सप्लेन किया गया अगर छल किया है तो उसको किस तरह की सजाएं मिलेंगी। इस तरह करके पूरे 415 से 420 क्या है? धोखाधड़ी के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन यानी कि 55 पहुंच गए, यानी कि 15 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग ने किए। बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। ठीक ठाक टाइम हो गया है क्लास का। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर से आपसे बोल दें भाई, अगर आप लोग को क्वेश्चन वीडियोस अच्छे लग रहे हैं
तो कमेंट में बताइए। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम हिंदी की क्लास शुरू करें, हम रोज बोल रहे हैं, हम शुरू करना चाहते हैं, बट आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हम क्लास नहीं शुरू कर पा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट करें ना। देखिए ये सब क्लासेस आपके लिए है। हमने वादा किया, हमने आपसे कमिटमेंट की है कि हम आपको यूपीएसआई की सारी तैयारी कराएंगे। इवन हम तो मैथ के और रीजनिंग के टीचर्स की भी बात करें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम मैथ के टीचर हैं बट हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, इस वजह से हम मैथ क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बट हम इनके टीचर्स भी अरेंज कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन आप उसके लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक कि आपने क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखे हैं, तो आपका ये हक बनता है, मतलब ये एक तरह से बिल्कुल कि लाइक तो कर ही देना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे और लोगों को पता चले कि हमारे चैनल पर यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही। ठीक है, तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। एक क्वेश्चन कराने से पहले हमने आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर ली, तो इतना एज अ फीस समझ कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हम पढ़ते हैं। संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया था? ऑप्शन है साक्षी नारी योजना, बेटी बचाओ अभियान, बीजू कन्या रत्न योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। आई थिंक ऑप्शन से ही आपको क्लियर हो गया होगा। इसका था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये चलाया गया था एग्जैक्टली, अगर डेट की बात कर दी जाए तो आई थिंक 6 जून 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत ये बोला गया था कि जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच होगी हमारे जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है, और खासकर इनके लिए पूरा एक तरह से पैकेज बनाया जाएगा कि 4 महीने आपको क्या क्या पूरा प्लान, डाइट प्लान सब कुछ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ये सब चीज की जाएगी। तो गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। इसको बोला गया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये इसका नाम था। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यहीं से आज की क्लास समाप्त करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।